नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर शिकंजा कसा गया है। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है। रुद्रप्रयाग जिले के 69 स्कूलों को ये नोटिस जारी किया है। बिना मान्यता संचालित मिलने वाले जारी स्कूलों को नोटिस किया गया है। स्कूलों को औपचारिकता पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। समय पर अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां स्कूलों को औपचारिकता पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन की समय सीमा निर्धारित है। तय समय में कार्रवाई न होने पर सख्त कदम उठाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बिना मान्यता संचालित स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। कार्रवाई शिक्षा विभाग की तरफ से तेज कर दी गई है। उत्तराखंड में बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर शिकंजा कसा गया है। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की तैयारियां कर दी है। रुद्रप्रयाग जिले में 69 स्कूलों को नोटिस भेजा गया है। बिना मान्यता संचालित मिलने वाले स्कूलों को ये नोटिस जारी किया गया है। स्कूलों को औपचारिकता पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। स्कूलों को 15 दिन का समय दिया गया है। तय समय में कार्रवाई न होने पर सख्त कदम उठाने की भी चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उत्तराखंड में शिक्षा विभाग का शिकंजा देखने को मिला है, जहां बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर कार्रवाई देखने को मिली है। रुद्रप्रयाग जिले के 69 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। बिना मान्यता संचालित मिलने पर ये नोटिस जारी हुआ है। स्कूलों को औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं और 15 दिन का समय दिया गया है, जिसमें कार्रवाई को पूरा करना है। जो भी औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा करना है और अगर ऐसा नहीं होता है तो सख्त कदम उठाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड में जो बिना मान्यता के स्कूल चल रहे हैं, ऐसे 69 स्कूलों को शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और 15 दिन का समय दिया गया है कि वो अपनी जो औपचारिकताएं हैं, कमियां हैं, उन्हें पूरा कर लें। तय समय पर ये सारा काम ना होने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे, एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड में बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर ये एक्शन देखने को मिला है, जहां 69 स्कूलों को, रुद्रप्रयाग जिले के 69 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में घना कोहरा, ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाले से ठिठुरन बढ़ी है। इसी के साथ देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में कोहरे का असर भी देखने को मिला है। नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में भी घना कोहरा है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ मैदानी इलाकों में शीत दिवस जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। 6 जनवरी को पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उत्तराखंड में पाले से ठिठुरन बढ़ गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर की में कोहरे का असर भी देखने को मिला है। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है। नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कई जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ 6 जनवरी को पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। लगातार प्रदेश में ठंड बढ़ती जा रही है। कुछ मैदानी इलाकों में शीत दिवस जैसी स्थिति भी बनी हुई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, मौसम से जुड़ी हुई है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग की ओर से राज्य योजना के तहत बोरीटीवाला अंबाड़ी मार्ग पर निर्मित प्लांट गटर सेतु का लोकार्पण किया गया है। 183,29,000 रुपए की लागत से निर्मित 12 मीटर स्पान प्लेट गटर सेतु का लोकार्पण किया गया है। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि सेतु के निर्माण से क्षेत्रवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध होगी। साथ ही क्षेत्र विकास को गति मिलने के साथ रोजगार के लिए अवसर खुलेंगे। पुल है, एक मेह वाला बन गया, वो भी हैवी लोड कैटेगरी में बना, ये भी हैवी लोड कैटेगरी में 70 टन प्लस की क्षमता वाले पुल बने दोनों। और इसी को ही हम आप एक्सटेंड करते हैं तो शीतला वाला भी इसी का पार्ट एक प्रकार से। अब केवल एक बुलाकी वाला में एक
पुल या उसको, और उसका भी स्टेज 1 की सैंक्शन हो गई है, डीपीआर बन करके जा रही है, तो उसका भी स्टेज 2 की सैंक्शन हो जाएगी, तो वो भी उसको भी हम तब्दील करें, अब इसमें बड़े पुल में कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रकार से बरोटीवाला से जो विकास नगर जाते हैं, उस पे भी 2 पॉइंट्स पर हमारे पास है, वो बॉक्स टाइप के हैं, वहाँ बड़ा दिक्कत रहती है। एक तरफ से तेज गाड़ी आती है, दूसरी तरफ से निकल नहीं पाती, विशेष रूप से वेदांत के बाद वहाँ काफ़ी एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। तो उसको भी, उसकी भी डीपीआर सबमिट हो गई है, स्टेज 1 की सैंक्शन उसकी मैंने पहले करा दी थी, तो स्टेज 2 की सैंक्शन होते ही उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे बड़े पुल में। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। ऐसे में सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आ रही जनता की शिकायतों को तत्काल प्रभाव से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि समस्याओं के निस्तारण में फरियादी को संतुष्ट करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभाग की समस्या को तय समय में निस्तारित करेंगे, जिसकी समय समय पर वो खुद मॉनिटरिंग भी करेंगे। सीएम हेल्पलाइन में 1905 जो कॉल सेंटर का नंबर है, उसके जरिए और पोर्टल के माध्यम से पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। तो मैक्सिमम जो जन शिकायतें हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील लेवल पर या ग्रास रूट लेवल पर, उसमें जो उसको एड्रेस करने वाला, अटेंड करने वाला अधिकारी है वो L1 होता है। तो L1 लेवल पर मैक्सिमम समस्याएं होती हैं, और अगर वहाँ से नहीं वो रिजोल्यूशन होता है निर्धारित समय सीमा पे, तो L2, L3, L4 तक चली जाती हैं। तो जनपद स्तर में अधिकांश L1, L2 लेवल की जो शिकायतें, आज उनका रिव्यू लिया गया, सभी डिपार्टमेंट्स को उसमें बुलाया गया था। तो अधिकांश शिकायतें राजस्व विभाग से, जल संस्थान से, PWD, नगर पालिका, नगर निगम, जो जन समस्याओं को केंद्रित या एड्रेस करने वाले विभाग हैं, उनसे रिलेटेड थी। तो इसमें लगभग जो हमारे 50-60 विभाग होते हैं, सभी विभाग के प्रतिनिधियों से रिव्यू लिया गया और उन्हें जो निर्धारित समय सीमा है उसमें जो पेंडेंसी है उसको मेरिट पे रिजॉल्व करने के लिए कहा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता पंकज सक्सेना से। पंकज, जिस तरीके से डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक ली, क्या कुछ इस बैठक में अहम रहा है और अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश डीएम की तरफ से दिए गए हैं? पंकज, जिस तरीके से फरियादियों की शिकायतों के बारे में डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है, क्या कुछ और अहम इस बैठक में रहा है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क किसी वजह से नहीं हो पा रहा है। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां डीएम ने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली है। हल्द्वानी में इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें फरियादियों को संतुष्ट करना प्राथमिकता बताई गई है। डीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो फरियादी हैं उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए और इसकी मॉनिटरिंग भी खुद जो अधिकारी हैं वो रखेंगे। हल्द्वानी से ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां डीएम ने अधिकारियों की बैठक ली थी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के सबसे चर्चित कुसुमखेड़ा इलाके में राधिका ज्वेलर्स चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने चोरी में शामिल एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि चोरों ने ज्वेलर्स के पास की दुकान में किराएदार बनकर रहना शुरू किया और सुनियोजित तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों में नेपाल, महाराष्ट्र और झारखंड के रहने वाले गिरोह के सदस्य शामिल हैं। गिरोह का मुख्य सरगना झारखंड का मकसूद और महाराष्ट्र का तनवीर बताया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 54 ग्राम सोने और 7.25 किलोग्राम चांदी के जेवर बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। हाल ही में दिनांक 21 दिसंबर को हल्द्वानी में एक सूचना आई, आप सभी लोग उससे अवगत है कि किस तारीख को एक घटना सामने आई जिसमें राधिका ज्वेलर्स है मुखानी में। राधिका ज्वेलर्स में एक जो है सेंधमारी करते हुए बगल की दुकान में किराएदार बन के आए थे कुछ लोग, और उनका सत्यापन नहीं कराया था बगल की दुकानदार ने, और उन्होंने किराएदार होने का नाटक किया पिछले 1 महीने से, और जो है
उस दुकान में दीवार में सेंध मारते हुए राधिका ज्वेलर्स में उन्होंने नकबजनी करके वहाँ का जो ओपनली जो रखे थे आइटम्स, विभिन्न प्रकार की चांदी और चांदी के गिट्टे और चांदी का जेवर और सोने का जेवर और सोने के गिट्टे जो है चोरी हो गई थी। ये सभी को चर्चित मामला था। उस दिन से ही हमने एसआईटी को एक्टिवेट किया था। क्राइम में विशेष रुचि रखने वाले समस्त पुलिस पर्सनल्स को एक्टिवेट किया था। इस पूरी घटना में एसआईटी बना के एसआईटी का हेड हमने मनोज कत्याल एसपी हल्द्वानी को बनाया था। बहुत बड़ी टीम थी, मैं उस दिन भी बता रहा था, मोर देन 20+ टीम थी। उस घटना में हमें आज सफलता प्राप्त हुए है। कुल मिला के 4 अभियुक्त गिरफ्तारी हुए हैं और उनके कब्जे में 7.25 किलो चांदी और लगभग 54 ग्राम्स ऑफ गोल्ड और कुल मिला के 21 लाख के अराउंड जो है सामान जो है हमको विभिन्न चांदी और सोने का सामान बरामद हुआ है। बीजेपी विधायक सुरेश गड़िया ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कहा कि जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम से जनता को फायदा मिल रहा है। सभी पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें जनता की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है। जनता को योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी एसआईआर बहुत जरूरी है। एसआईआर पर विपक्ष के लोग जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। विधायक सुरेश गड़िया जी हमारे साथ मौजूद है। बस अब किस तरह से अभियान चला रहे हैं आप लोग, जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम? ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूर दूर से जो है तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिले मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड सरकार का और सभी अधिकारियों का, कि वास्तव में जो जन सेवा की जो भावनाएं हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक सुशासन को ले जाना चाहते हैं, तो उसके निमित्त जो है सरकार ने इस पहल को की है। क्योंकि हम पहले बहुउद्देशीय शिविर लगाते थे तो बहुउद्देशीय शिविर में बहुत बड़े स्तर पर, जैसे 30-40 गाँवों का एक स्थान हो कहीं पर, और उन स्थानों पर भी लोगों को पहुंचने में बहुत कठिनाई होती थी। तो इस बार जो है जो निर्णय लिया गया है कि जो न्याय पंचायत स्तर है उस स्तर पर जो है इन सम्मेलनों को लगाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो बहुत सारे कष्ट जो है हमारे बुजुर्ग हैं उनको हो रही है, और जो हमारे युवा जो माताएं बहनें हैं, क्योंकि समय की बहुत ज़रूरत है आज के इस दौर पर। तो इसलिए सरकार ने जो बड़ी पहल की है, तो मैं कपकोट विधानसभा की सम्रांत जनता से आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि जो बार बार तहसील और ब्लॉक और जिला मुख्यालय के चक्कर काटते थे, बहुत सारा समय उनका खर्च होता था, बहुत पैसा उनका खर्च होता था, बहुत सारे कष्ट उनको होते थे। तो आज सरकार जो है हर न्याय पंचायत तक पहुंचेगी और सारे अधिकारी वहां मौजूद होंगे और सारे विकास के रोड मैप को भी वहां पर देखा जाएगा। और जो पिछले 4 सालों में जो काम हुए हैं उन कामों का ब्यौरा भी एक तरीके से वहाँ पर दिया जाएगा, और बाकी जो आगे के काम होने हैं उन कामों को भी कैसे गति मिल सके उसके लिए भी जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो ठीक से समन्वयक बनाकर जो है उसको पूरा करने के लिए प्रयास किया जाएगा। और इसलिए जो सरकार ने जो कोशिश की है, ये कोशिश जो है सार्थक रूप से जो है आम जनता के लिए जो है फ़ायदेमंद हो, उसके लिए जो है अभी थोड़ी देर में मैं भी अपने क्षेत्र के लिए निकल रहा हूँ, ताकि हम भी उन सम्मेलनों में रहकर आम जनता के जो प्रमाण पत्र हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आधार कार्ड और केवाईसी कराना और जो खाता खतौनी, मैं सबसे बड़ी बात कह दूं कि जो म्यूटेशन का काम है वो स्वतः ही सरकार ने बोला है कि अगर किसी के परिवार में अगर कारणवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो ज़मीन जो है स्वतः ही जो है म्यूटेशन जो है दाखिल खारिज जो है चढ़ जानी चाहिए। उनके जो बच्चे हैं, जो पात्र हैं, उनको जो है सीधे ही उनका बेनिफिट मिल जाना चाहिए। उसके लिए जो है लगातार सरकार जो है सरलीकरण के साथ जो है समाधान और निस्तारण और वहीं वो चीज़ें हों उसके लिए जो है हम लगातार प्रयास कर रहे हैं।
किस तरह का रिस्पॉन्स भी आ रहा है, ग्रामीणों को कितना फ़ायदा इस चीज़ से मिल रहा है? और क्योंकि 2027 क्योंकि इलेक्शन का भी समय है आने वाले समय में, तो क्या क्योंकि कांग्रेस भी इसको जोड़ करके देख रही है कि सरकार अगर इस तरह के कार्यक्रम चलाती है, लेकिन ये एक अच्छी पहल भी मानी जा सकती है, और ऐसे में रिस्पॉन्स की अगर बात की जाए, किस तरह का रिस्पॉन्स है? ये जनता से जुड़ा हुआ सीधा सीधा संवाद है, और जनता के जो काम है वो सरकार की प्राथमिकता है। और हमने पहले ही कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास होना चाहिए। तो जो सही काम है समाज के लिए, उसमें इनको राजनीति से न जोड़कर जो है जनता के कष्टों के समाधान के लिए जो योजना बनी है, योजना सकारात्मक है और उसकी पहल भी सकारात्मक है, और आम जनता को उसका फ़ायदा हो सके उसके लिए सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत कर रहे थे सुरेश गढ़िया जी, जो कि तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हाल फिलहाल में राज्य सरकार की ओर से की जा रही हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। 2014 से वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए गंगा की साफ सफाई को लेकर 26,824 करोड़ 86 लाख का बजट आवंटित किया गया है। इसमें नमामि गंगे मिशन 2 की शामिल किया गया है। उत्तराखंड सरकार भी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तरकाशी में शहर का सारा गंदा पानी नदी में गिर रहा है, लिहाजा लोगों में आक्रोश है। उत्तरकाशी में नगरपालिका क्षेत्र ज्ञानसू में जल संस्था के सीवर प्लांट की सारी गंदगी भागीरथी नदी में बह रही है। ये सीवर प्लांट जल संस्था विभाग का है और इस सीवर प्लांट में उत्तरकाशी नगर का सारा मलमूत्र आता है, लेकिन विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण मलमूत्र को फिल्टर नहीं किया जाता और सारी गंदगी नदी उड़ेलती जा रही है और माँ गंगा भागीरथी अपने मायके से ही मैली हो रही है। ये उत्तरकाशी नगर क्षेत्र है, जिला मुख्यालय है, और यहीं पर एसटीपी है ज्ञानसू में ये सीवर प्लांट। और सीवर प्लांट से जो हमारे इंजीनियर जल संस्थान के जितने भी इंजीनियर आज तक रहे हैं, सब ने हमेशा डायरेक्ट मल को, पूरे उत्तरकाशी शहर के मल को इकट्ठा करके यहाँ पर और डायरेक्ट वो जो है माँ गंगा में डालते हैं, जो आपको अभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। तो इसमें गंगा नमामि के नाम पे करोड़ों रुपए आते हैं और केमिकल आते हैं कई प्रकार के यहाँ पे कि इनको फिल्टर किया जाए और खाद निकाली जाए, लेकिन ऐसा यहाँ पर कभी नहीं होता। उत्तरकाशी जनपद माँ गंगा नदी का उद्गम स्थल है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार माँ गंगा की स्वच्छता पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माँ गंगा की स्वच्छता पर जिम्मेदार अधिकारी पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सीवर का सारा मलमूत्र गंगा भागीरथी नदी में बह रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे जो अधिकारी यहाँ पे वो गैर जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके नीचे वाले जो अधिकारी हैं जल संस्थान वाले, वो किसी से डरते नहीं है, हमेशा इस काम पे लगे हुए हैं। और ये बहुत बड़ा पाप है जो हम देश और दुनिया के साथ कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। उत्तरकाशी के लोग और हम लोग मौन है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, सरकारों को देखना बहुत जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मलमूत्र को फिल्टर करने का दावा तो किया जाता है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि नमामि गंगे के माध्यम से गंगा की स्वच्छता पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। लोगों ने जल संसाधन विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से लगा हुआ ज्ञानसू का जो ये सीवर प्लांट है, मैंने सारा अवलोकन किया और पुराणों में लिखा है कि यस्य स्मरण मात्रेण नरो वे शिवताम ब्रजेत, अर्थात नर जो है वो शिव जैसा हो जाता है। ये काशी की नगरी है। पूर्णतः हमारे एक अनुज ने अभी अभी क्या कहा है कि कितनी गंदगी इसमें आई हुई है और यहाँ के अधिकारी लोग बिल्कुल ही वो कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पूरा का पूरा सीवर जो है ये माँ की तरफ जा रहा है और सीवर में जो है यहाँ समाहित किया जा रहा है। कि गंगा पर अगर आप लोग सचमुच करना चाहते हैं, मात्र हल्ला करने से नहीं होगा, तो गंगा की शुद्धि पर विचार करें। उत्तरकाशी के शहरवासी आरोप लगा रहे हैं कि उत्तरकाशी के टूंडा के एसटीएम को इसकी जानकारी तक नहीं है। मीडिया के सवालों पर एसटीएम देवानंद शर्मा का कहना है कि जानकारी नहीं है, आपसे ही जानकारी मिली है, अगर मामले की जांच कराते हैं। सवाल है कि ऐसे अधिकारी को राज्य सरकार किस बात के लिए वेतन दे रही है, जब इलाके में क्या हो रहा है इसकी जानकारी तक अधिकारी को नहीं है। ये आपने भी संज्ञान में लाया है, हम लोग इसका परीक्षण कराएंगे और गंगा प्रदूषण इकाई जो बड़कोट में है तो उनके अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा और इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। जो गंगा प्रदूषण को लेके सरकार बहुत ही गंभीर है और जिला प्रशासन भी इसको लेके बहुत गंभीर है।
प्रत्येक माह जो है जिला गंगा समिति की हम लोग बैठक भी करते हैं, उसके लिए समितियां भी बनी है और जो गंगा प्रदूषण इकाई बड़कोट है उनको समय समय पर इसमें कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिए गए। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के पास गौमुख है, जहां से ये भागीरथी नदी के रूप में निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद इसे आधिकारिक तौर पर गंगा कहा जाता है। यानी कि उद्गम स्थल पर ही नदी गंदी हो रही है। अधिकारी नींद में सोए हुए हैं और दिन रात सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार गंगा की पवित्रता पर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तस्वीरों में साफ दिख रहा है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। किसानों की आय दोगुनी करने की बात केंद्र और राज्य सरकार करती है। ऐसे में कैसे सरकारें काम कर रही हैं, इसको लेकर हॉर्नबिल टीवी ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से खास बातचीत की है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहाड़ी उत्पादन जैसे कि कीवी हो गया, उनका उत्पादन बड़ी संख्या में हो रहा है और किस उपलक्ष्य में आप लोग काम भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में देश विदेशों तक ये प्रजातियां पहुंचे और आने वाले समय में फ़ायदा भी किसानों को हो इसका, क्योंकि किसानों की आय दोगुना करना लक्ष्य भी है आप लोगों का। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहाड़ में होने वाले लगभग सभी फ्रूट को मिशन के रूप में लेकर के कीवी मिशन, एप्पल मिशन उन्होंने घोषणा की है, माल्टा मिशन, इसको लेकर के जो स्वास्थ्य के लिए वर्धक हमारे यहाँ के फल हैं, उनकी प्रजातियां हैं, उनका बड़ी मात्रा में उत्पादन हो, किसानों को लाभ मिले और उसकी मार्केटिंग भी हो, उसकी दृष्टि से सारे आयोजन होते हैं। अभी उन्होंने कहा भी है कि दिल्ली में भी इसका एक आयोजन करेंगे। सभी 10 जिलों में माल्टा उत्सव हुआ है। तो इस प्रकार से हर प्रकार की प्रजाति का जो पहाड़ में हो सकती है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उनको पैदावार बढ़ाने के लिए और किसानों की आय बढ़े, इसके लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अधिक प्रयास हो रहा है। सर, क्योंकि इस तरह के मुद्दे आप लोग लगातार उठाते भी रहते हैं, संसद में भी कई बात सामने आती हैं कि इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उनको एक जो है स्थान मिल सके, इस पर किस तरह से काम कर रहे हैं कि ताकि प्लेटफॉर्म्स मिल सके किसानों को? नहीं हो रहा है, इसके लिए हमने हिलांस के नाम से, हिमालयाज के नाम से आउटलेट्स जगह जगह खोल रहे हैं, जगह जगह उत्सव लगा रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स लग रही हैं और देश विदेश में प्रचार हो रहा है यहाँ की सब चीज़ों का। आज बड़े बड़े होटलों में ये चीज़ें मंगाई जा रही हैं। हमारे यहाँ सुगंध के क्षेत्र में भी नॉन केमिकल परफ्यूम, इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा है और जो उसको देश विदेश में पसंद किया जा रहा है बहुत बड़ी मात्रा। सर, उत्तराखंड में SIR कितना ज़रूरी भी आप लोग मान रहे हैं, क्योंकि डेमोग्राफी चेंजेस जो कहा जा रहा है, एक बड़ा बदलाव जो हो रहा है उसको? SIR सब जगह ज़रूरी है, उत्तराखंड में भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी सरकार का निर्वाचन वहाँ के नागरिक करें, यह आवश्यक है और SIR के माध्यम से मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है। ये हमारी चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए और सबल बनाने के लिए आवश्यक है। सर, अंतिम सवाल मेरा ये है कि जैसे जन जन की सरकार आप लोग कार्यक्रम में चला रहे हैं, कितना फ़ायदा मानते हैं कि स्थानीय लोगों को जो घर बैठे हैं उनका समाधान भी मिल जा रहा है? जन जन की सरकार से सरकार उनके द्वार तक जा रही है, उनके निकट तक जा रही है। वहाँ पर मेले के रूप में लगा करके, बहुउद्देशीय शिविर के रूप में लगा करके अधिकारियों के द्वारा वहीं पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। किसी की पेंशन नहीं बनी तो पेंशन बन रहा है, आधार कार्ड नहीं तो आधार कार्ड बन रहा है और राशन कार्ड नहीं तो वो बन रहा है, परिवार रजिस्टर में नाम हो रहा है। जिस प्रकार की भी उनकी कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने का काम हो रहा है। लाखों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। जी, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।